क्लिप रोल कर देना वो कौन सी वाली इंट्रो वाली, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। तो भाई मैं सबसे पहले तुम्हें मनी के बारे में बताने वाला था। तो मनी के अंदर सबसे पहले M1 आएगा। अच्छा मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्या? तो भैया दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वाचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। हाँ तो भाई जैसे मैं बात कर रहा था, M1 में सबसे पहले आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। अगर पब्लिक के पास करेंसी वगैरह पड़ी हुई है, मतलब नोट वगैरह पड़े हुए हैं और कॉइन्स वगैरह पड़े हुए हैं, मैं लिख देता हूं भैया यहां पे पब्लिक, तो ये M1 में काउंट होगा। प्लस आ जाएगा अगर कुछ डिमांड डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। डिमांड डिपॉजिट मतलब आप बीइंग अ कस्टमर डिमांड करते हो बैंक से कि हमारा पैसा रख लो प्लीज। तो डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, मैं लिख देता हूं यहां पे CB, ये कॉमर्स बाबा वाला नहीं है, ये कमर्शियल बैंक वाला है। और अगर इसके अलावा कुछ अदर डिपॉजिट्स हैं RBI के साथ, तो ये तीनों को बना के मिल जाता है, तीनों को मिला के बन जाता है M1। M1 के अंदर कुछ नहीं है, हम सीधी सीधी बात है टोटल करेंसी देख रहे हैं कि भारत के अंदर कितनी है। तो भारत के अंदर 3 लोगों के पास ही हो सकती है, या तो जनता के पास, या तो कमर्शियल बैंक के पास, या तो RBI के पास। इसके अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकती। ये एक मोटा मोटा मैटर है M1 का। बाकी तो तुम जानते ही हो कि मैं M2 M3 M4 क्यों नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें भी पता है सिलेबस में नहीं है, मुझे ही पता है सिलेबस में नहीं है, और क्लिक बिट में घंटा नहीं करता, तो छोड़ो, इतना लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन समझाने से पहले, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें खुद से नहीं समझना है, बाबा जी का एक बार फ्लेवर लगना जरूरी है। तो इसके अंदर होगा क्या मेरे भाइयों भक्तों, सुनो मेरी बात। सबसे पहले तुम्हें करना कुछ नहीं है, मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन में सोचना है कि मान लो क्या हो अगर तुम 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो और तुम जैसे हजारों लोग बैंक में जमा कर दें। तो तुमने क्या सोचा है कि एक बार तुम जब बैंक में जाके जमा करते हो तो वो तुम्हारे खरे खरे नोट गिनता है और ले जाके बैंक के एक तिजोरी में रख देता है, और जब भी तुम ATM में जाके निकालते हो तो वही खरे खरे नोट जो तुम्हारी तिजोरी में रखे हैं वो वहां से ट्रांसफर होते हुए ATM से निकल आते हैं। अबे नहीं यार, इतना नहीं होता है। तो यहां से पैसा कैसे आता है? सीधी बात यह है, बैंक तुम्हारा पैसा लेता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, और वो अपने पास हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करके रखता है। अब मेरे टर्म्स पे ध्यान देना, क्योंकि मैं ये और एक्सिस और डेफिशिएंट डिमांड सब मिला के पूरा बताने वाला हूं, क्योंकि बैक टू बैक वीडियो में रहेगा तो तुम्हें आसानी होगी, और फिर तुम सोचोगे यार बाबा जी बोलते तो सही हो, स्ट्रेटेजिकली प्लेस करते तो हो यार, ये तो मानूंगा मैं। तो यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं यहां पे कि होगा क्या। ध्यान से सुनना, जब हम इसकी बात करना चालू करेंगे कि यार मनी क्रिएशन कैसे करना है, तो तुम्हारा पैसा जो है, जो बैंक के पास रखा हुआ है, वो बैंक कहीं ना कहीं लगा देगा, और बैंक के पास जो लिक्विडिटी में पैसा रखा रहता है उसके थ्रू जब भी तुम पैसा मांगोगे तो ATM से निकाल के दे देगा। मतलब तुम्हें निकालना पड़ेगा, बैंक ATM में रखेगा, समझ गए ना तुम यार। तो ATM से तुम निकाल सकते हो या फिर बैंक जाके भी निकाल सकते हो, क्योंकि बैंक लिक्विडिटी भी मेंटेन करता है। मतलब बैंक आपका पैसा लगा के री इन्वेस्ट तो कहीं पे कर सकता है, लेकिन पूरा नहीं कर सकता है, उसका एक पोर्शन कर सकता है, क्योंकि बैंक को लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी होती है। तो इससे कुछ परसेंटेज बैंक निकाल के रख लेता है। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली हम रख लेते हैं 20% का, ये कहलाता है लीगल रिजर्व रेशियो। अब लीगल रिजर्व रेशियो भी 2 तरह के होते हैं भैया, CRR और SLR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो कमर्शियल बैंक को RBI के पास पैसा रखना पड़े वो CRR, जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास पैसा रखना पड़े वो SLR। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें मम्मी से मिले 1000 रुपए, मम्मी ने पूरे छुड़ा के अपने पास रख लिए, मम्मी बन गई RBI, मतलब हो गया CRR। तुम्हारा पूरा पैसा मम्मी के पास, मम्मी RBI, तो वो कैश रिजर्व रेशियो, वो पैसा जो तुम्हारा मम्मी के पास रखा हुआ है, समझे मेरी बात। और मम्मी ने तुम्हें दे रखे हैं पैसे, और वो हर रोज तुम्हारा वॉलेट चेक करती हैं कि वो पैसे तुम्हारे पास रखे हैं या नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए तुम्हारी जेब में, वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब जो कमर्शियल बैंक खुद अपनी जेब में रखता है, क्योंकि RBI ने उसको कहा है कि रखना वरना तुम्हारी वॉट लगा देंगे, तो वो हुआ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और RBI जो पैसा खुद लेके चली जाती है
किससे? कमर्शियल बैंक से, वो है कैश रिजर्व रेशियो। अब बेसिकली लेके नहीं जाती है, अगर मैं टिपिकल बात पे जाऊं तो नेट टाइम डिपॉजिट्स एंड नेट टाइम लायबिलिटीज और डिमांड लायबिलिटीज, जो भी मतलब बैंक के पास पैसा रखा होता है, सीधी बात यह है उसका एक परसेंटेज जो आरबीआई के पास होता है या फिर उसको खुद को मेंटेन करना पड़ता है। अब इतना याद रखने के बाद क्या याद रखना है, देखिएगा भाई, जो आपने 1 लाख रुपए बैंक को दिया, बैंक ने उसमें से 20% मतलब 20,000 निकाला और जो लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है वो मेंटेन कर लिया। लेकिन बाकी 80,000 के लिए बैंक को फ्रीडम मिल गई कि बैंक वो जो पैसा है अब वो किसी को भी लोन में दे सकता है। तो बैंक ये 80,000 रुपए उठाएगा, ध्यान देना, और किसी ना किसी को लोन दे देगा। अब जिसके पास भी लोन जाएगा, हम एक चीज जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर सारा पैसा बैंक के थ्रू ही चल रहा है, कैश ट्रांजैक्शन कोई होता ही नहीं है। उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि जिसके खाते में भी 80,000 लोन का अमाउंट क्रेडिट हुआ, वो एकदम से तो खर्च करेगा नहीं, और खर्च करेगा तो बैंक टू बैंक ही जंप होगा, क्योंकि खर्चे तो सारे बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं, पैसा कैश में चल ही नहीं रहा है, सारा का सारा पैसा बैंक में है। और मनी क्रिएशन तभी वर्क करता है जब सारा पैसा बैंक में है। तो अभी ये वर्क करता है या नहीं, इससे फर्क घंटा नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि ये हाइपोथेटिकली मनी क्रिएशन काम कैसे करता है। और काम करने का तरीका है कि पूरा पैसा बैंक के थ्रू चैनलाइज होगा। तो मान लो तुम्हारे खाते में 80,000 लोन का आ गया, क्योंकि लोन दिया गया था, तो बैंक ने तुम्हारे 1 लाख रुपए से 80,000 निकाला, 20,000 तो LRR हो गया, लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन कर दिया, और जो 80,000 रुपए निकाला वो किसी को लोन दे दिया। अब वो 80,000 में से बैंक क्या करेगा, अगेन 20% यानी 16,000 रुपए, ध्यान दीजिएगा भाई, लीगल रिजर्व रेशियो बन जाएगा 20% का, और बाकी जो आपका बचेगा, अगर आप ध्यान दे तो 64,000 वो किसी और को लोन दे देगा, और ऐसे चलता चला जाएगा। यानी आपके पास जो भी पैसा है, जो भी आपने डिपॉजिट किया है, बैंक कभी खुद के पास नहीं रखता है। आपको लगता है क्योंकि डिजिटली वो बैंक दिखा रहा है कि वो पैसा बैंक के पास है, लेकिन एक्चुअल में बैंक ने वो पैसा उठा के कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है, मे बी किसी और को लोन दे दिया है। और ये चेन चलती रहती है, जो बैंक के पास पैसा आता है किसी और को लोन दे दिया, उसके खाते से निकाल के किसी और को दे दिया, और डिजिटली सबके पास पैसा है। मतलब मैंने एक कार खरीदने के लिए लोन लिया, तो मेरे खाते में अगर मैं अपने मोबाइल में चेक कर रहा हूं तो नोटिफिकेशन है कि तुम्हारे खाते में 5 लाख रुपए है, जाके कार ले लो। लेकिन लॉजिकली अभी मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, वो बैंक की ओवरऑल लिक्विडिटी में 5 लाख रुपए हैं, कि अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को मिल जाएंगे, शर्मा जी निकालेंगे तो उनको मिल जाएंगे, वर्मा जी निकालेंगे तो उनको मिल जाएंगे, जितने भी जिसके हिसाब से उनके लोन पड़े हुए हैं वो। बैंक के पास ओवरऑल लिक्विडिटी इसी चीज के लिए मेंटेन होती है। तो तुम्हारे फिगर डिजिटली दिखाए जा रहे हैं तुम्हारी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे खाते में 5,000 उन्होंने ऐसे गड्डी जमा के रख दी हो, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हाँ, अगर तुम डिमांड करोगे तो लिक्विडिटी में तो वो निकाल के दे देंगे या किसी और कंपनी में ट्रांसफर कर देंगे, जिसको भी तुम्हें पेमेंट करना है कार का। अदरवाइज वो डिजिटली रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, हाँ तुम्हारे खाते में 5 लाख रुपए हैं। तो बैंक कभी भी, सीधी बात यह है, पैसा अपने पास नहीं रखता है। मान लो बैंक के पास टोटलिटी में सबका दिया हुआ 5 लाख है, ध्यान देना, सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने, पूरे मोहल्ले ने, पूरे खानदान ने मिला के 5 लाख रुपए बैंक में लगा रखा है, बैंक के पास उस 5 लाख रुपए के अलावा कुछ नहीं है। तो बैंक 5 लाख में से 20% यानी 1 लाख रुपए निकाल के लिक्विडिटी में रख लेगा, और बाकी का 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका होगा। अब अगर कोई और मांगने आ जाता है 1 लाख के ऊपर पैसा निकालने के लिए, तो फिर बैंक को किसी और बैंक से बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास उस टाइम पे पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि बैंक कहीं और इन्वेस्ट करके बैठा होगा और उसकी लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। मनी क्रिएशन यही फंडा है, बस यही तुम्हारा दिमाग खोलना था, क्योंकि इसमें इस बार कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी। और बाबा जी ने हर तरह की केस स्टडी यहां पे डिस्कस कर ली तुमसे, और यही मैं डिस्कस करने आया था, क्योंकि अगर मैं शुरुआत में निकाल देता तो शायद ये चीजें तुम्हारे पास एग्जाम के एंड तक याद नहीं रहती, और फिर बाबा जी को कोसते कि बाबा जी ने ऐसी चीज नहीं बताई थी। फाइनली मैंने बता दी कि मनी क्रिएशन से रिलेटेड कैसा भी एडजस्टमेंट आ सकता है। तुम्हें यह पता होना चाहिए, मनी क्रिएशन इज ऑल अबाउट वॉट एवर अमाउंट यू हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक विल नॉट बी कीपिंग दैट मनी विद देमसेल्व्स। Instead, what they will be doing is they will be advancing it as a loan to someone else, और जो उनको लोन दिया है उससे मिलने वाला इंटरेस्ट कुछ बैंक रखेगा, कुछ तुम्हें दे देगा, और इस तरीके से बैंक ने पैसे से ही पैसा बना लिया, मनी से मनी क्रिएट कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक तुम्हें और बताना चाहूंगा, और वो कहलाता है मनी मल्टीप्लायर। कैसे निकाला जाता है वो मुझे तुम्हें सिखाना है। तो भैया ये होता है 1/, लीगल रिजर्व रेशियो। नाउ मनी मल्टीप्लायर का कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन में बस दिया रहेगा कि यार इनिशियल डिपॉजिट क्या है। मान लो वो फॉर एग्जांपल 1000 CR है, 1000 करोड़ है, वो 1000 करोड़ दी हुई है, और मनी मल्टीप्लायर आपको दिया हुआ है समवॉट अराउंड मान लो 0.25।
तो आपका 0.25% जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको इसको बेसिक फिगर में निकालना पड़ेगा, यानी 0.25 का अगर परसेंट हटाना है मुझे, तो आपको पता होगा मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने इसके बाद इसको कर लिया और एक फिगर पे आ गए, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 1000 CR है इससे जो फिगर आ रहा होगा 1/LRR करके, LRR है 0.25%, आपको इसको निकालना है, बस यहां पे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इनिशियल डिपॉजिट्स मनी मल्टीप्लायर के थ्रू किस लेवल तक जा सकते हैं। अगर इसको और इजी बनाना चाहूं मैं, तो ऐसे भी कर सकता हूं कि मान लो यार आपका लीगल रिजर्व रेशियो 25% दिया हुआ है, तो अगर आप उसका परसेंटेज हटाना चाहोगे तो वो 0.25 हो जाएगा। तो आपको यार 1/LRR यानी 1/0.25 करना है, तो ये निकल के आएगा फाइनली 4। तो यानी इनटू अगर आप यहां पे 4 कर दो, तो अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट 1000 किया है तो आपके रिटर्न्स जो है वो 4000 रुपीज के होंगे। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि ये मनी मल्टीप्लायर ये बताता है कि आपका इनिशियल डिपॉजिट कन्वर्ट होकर ओवरऑल कितने लेवल तक पहुंच सकता है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पे पहला आ जाता है करेंसी अथॉरिटी। भैया जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सारी करेंसी इशू करता है। 1 रुपए के नोट और कॉइन छोड़ के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, उसके अलावा पूरी करेंसी जो है वो हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ही इशू करता है। फिर आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब भारत सरकार के साथ 3 चीजें हैं, बैंकर तो है, एजेंट भी है, एडवाइजर भी है। और भैया कैसा एडवाइजर होगा? फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो ये जो बैंकर टू द गवर्नमेंट बोला गया, भारत सरकार का ये जो है हमारा आरबीआई एक तरीके का बैंक ही है। वैसे तो मैं खाता धारक पता नहीं क्या कहने वाला था, लेकिन हाँ, भारत सरकार का आरबीआई बीइंग अ बैंक जो है, इट इज नॉट जस्ट अ बैंकर, इट इज एज वेल एज एजेंट, और साथ साथ में ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। तो भारत सरकार का करंट अकाउंट यहां पे मेंटेन होता है, भारत सरकार की इनकम भी यहीं पे आती है, पेमेंट भी यहीं से होते हैं, और भारत सरकार को लोन भी चाहिए होता है, तो आरबीआई इजीली लोन भी दे देता है भारत सरकार को। और हां, एमसीक्यू में आ सकता है कि भारत सरकार आरबीआई से लोन कैसे लेता है। तो यार एक चीज ध्यान रखना, बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल टू द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को ट्रेजरी बिल सेल करके लोन जो है वो कहीं ना कहीं लिया जाता है सेंट्रल बैंक से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहां पे मैं जो बात करूंगा वो बैंकर्स बैंक है, कि बैंकों का बैंक कैसे बन के बैठा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। आपने कैश रिजर्व रेशियो सुना होगा, जो मैं आपको बता भी रहा था कि मान लो अगर एक डिपॉजिट आता है 1 लाख रुपए का, अभी एग्जाम्पल दिया था, उसमें से 10% मैंडेटरी है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि उसको जो हमारा कमर्शियल बैंक था उसको 10% आरबीआई के पास रखना है एज अ कैश रिजर्व रेशियो, सो दैट आरबीआई का कहीं ना कहीं कोई होल्ड हो सके कमर्शियल बैंक पे, और कमर्शियल बैंक को भी लगे कि यार कुछ पैसा तो मेरा फंसा हुआ है आरबीआई के पास। इसलिए बोला जाता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जो आरबीआई है वो कहीं ना कहीं कस्टडी करता है कैश रिजर्व की, सो दैट अगर कमर्शियल बैंक कुछ भी गलत करे तो भैया आरबीआई उस पर एक्शन जरूर ले सके। फिर आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो फिर अगर कभी ऐसा होता है कि मान लो कमर्शियल बैंक फेल हो जाए कहीं और से फाइनेंस कलेक्ट करने में, जनरेट करने में या पैसा उठाने में, तो फिर आखिरी में उन्हें आरबीआई के पास जाना पड़ता है, और आरबीआई फाइनेंस प्रोवाइड भी करवाता है। व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल बैंक, आरबीआई पैसा देने को तैयार हो जाता है, और कई बार वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कर देता है। जो कमर्शियल बैंक के पास बिल्स रखे हुए हैं वो आरबीआई को दे दिए जाते हैं, आरबीआई उनके बदले में कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे देता है। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। इसका मतलब यही है कि जब आप बाकी जगह फेल हो जाते हो पैसा रेज करने में, तब आप आरबीआई के पास पैसा मांगने जा सकते हो, और आरबीआई मे बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आपको पैसा बीइंग ए कमर्शियल बैंक दे सकता है। थर्ड आता है क्लियरिंग हाउस। अब एक चीज बता देता हूं, आरबीआई के अकाउंट में सारे बैंकों के अकाउंट खुले हुए होते हैं। तो आरबीआई जो है वो क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है कि अगर एक बैंक को किसी दूसरे बैंक को पेमेंट करना है या रिसीव करना है मनी, तो वो डेबिट और क्रेडिट उन बैंक को वहां पे कर सकता है, और अगेन जो डिस्प्यूट है उसको अराइज ही नहीं होने देता। आरबीआई एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है, जहां पे अगर एक बैंक अगेन दूसरे बैंक को पेमेंट करना चाहता है तो वो आरबीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। तो 2 तरह के रेट आपने सुने होंगे, एक होता है रेपो रेट और एक होता है बैंक रेट। मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। जो रेपो रेट होगा वो भी आरबीआई से कमर्शियल बैंक के बीच में है, और ये भी जो बैंक रेट है ये भी आरबीआई से कमर्शियल बैंक के बीच में है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो शॉर्ट टर्म, एक मिनट, शॉर्ट टर्म लिखने वाले थे पता नहीं क्यों हम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का आएगा।
यानी मैं अगर अंग्रेजी में बोलना तुमसे चालू करूं तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई एडवांसेस लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। आरबीआई लोन दे रहा है, एडवांसेस दे रहा है कमर्शियल बैंक को सो दैट वो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर सकें। बैंक रेट में वही चीज चेंज हो जाती है, लेकिन रहता पूरा वही है कि आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक सो दैट दे कैन मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। बस इतना सा ही डिफरेंस है, दोनों सेम ही होते हैं। बस एक सीधी सी बात यह है कि जो टाइम पीरियड है उसका डिफरेंस आ जाता है। रेपो रेट शॉर्ट रन के लिए रहता है तो बैंक रेट लॉन्ग रन के लिए रहता है। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब भारत सरकार भी बड़ी चालाक है। अगर भारत सरकार को मार्केट से पैसा खींचना होता है ना तो वो लेती है सेंट्रल बैंक का सहारा, और सेंट्रल बैंक भारत सरकार की सिक्योरिटीज जो है वो मार्केट में बाय या सेल करती है। अब मार्केट में खरीदने वाले दो लोग, आम जनता नहीं तो कमर्शियल बैंक। और बिलीव मी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए तो कमर्शियल बैंक ऐसे पागल है ना भैया, ऐसे पागल है कि बता नहीं सकते। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हमने बीइंग अ कमर्शियल बैंक खरीद ली है। तो कमर्शियल बैंक पागल रहता है क्योंकि अगेन कमर्शियल बैंक को पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाने में हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है, अगर भारत सरकार को पैसा खींचना है तो भारत सरकार जो है मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देती है और कमर्शियल बैंक झपट्टे से खरीद लेता है। और इससे फायदा यह हो जाता है भारत सरकार को कि जो कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस में पैसा था, जो लोन दे दे के वो मार्केट में पैसा फैलाने पे, मचाने पे तुले हुए थे ना, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ा चला जा रहा था क्योंकि लोगों को फ्री में लोन मिल रहा था, बेतरबी लोन मिल रहा था और लोग उससे चीजें खरीद रहे थे, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर द गवर्नमेंट कैन आल्सो बी पॉसिबल इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर जैसा मैं बात बता रहा था लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में, मैंने पहले भी डिस्कस किया जब मैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन तो मैं बता रहा था। तो लीगल रिजर्व रेशियो भी दो पार्ट में है और बिलीव मी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि नहीं पूछा जाएगा। जो पूछना था वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो लीगल रिजर्व रेशियो इज ऑल अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। ऑलरेडी मैं कैश रिजर्व रेशियो बता चुका हूं। ये वो पैसा है जो हमारे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अगर कोई आपसे टिपिकल टर्म पूछता है तो कृपया करके उसको ये लिख के दिखा देना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये लिखना जरूरी है तुम्हें। मतलब सीधी बात है, तुम ये नहीं लिखोगे कि यार भैया जो कमर्शियल बैंक है ना वो आरबीआई के पास पैसा रखता है। मैं रेफरेंस के लिए बता रहा था, लेकिन अगर तुमसे कोई टेक्निकलिटी में पूछेगा तो ये पता होना चाहिए, it is the net demand and time liabilities। अब now why the hell it is liabilities, why cash is the liability? डिमांड क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ने कमर्शियल बैंक को डिमांड किया, ले भैया मेरा पैसा रख ले। वाई टाइम लायबिलिटीज? क्योंकि कुछ लोग एक फिक्स्ड टाइम के लिए पैसा रख के जाते हैं और उसके बाद वापस मांगने आते हैं। कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करके जाते हैं। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर का पैसा है और बैंक से आके कभी भी मांग सकता है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कैश डिपॉजिट होता है बाय द कंज्यूमर इन द कमर्शियल बैंक, उसको टेक्निकल नाम दे दिया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो हाँ भैया ठीक है, जो कंज्यूमर डिमांड पे पैसा रखवाने आता है और टाइम लायबिलिटी क्रिएट करके जाता है बैंक के ऊपर, उसका एक पोर्शन बीइंग अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक को आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है और उसी को कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। और इसी का एक पोर्शन जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ व्हाई द हेल यू हैव टू मेंटेन एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? अगेन बिकॉज आप भी जानते हो कि आपके बैंक अकाउंट में, सॉरी अगर मैंने तुम्हारे कान फाड़ दिए हो, मेरा कभी इंटेंशन ऐसा नहीं रहता। हाँ, तो अगर आपका बैंक जो है वो बोलता है कि हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करते हैं, तो देयर इज अ रीजन एंड वेरी गुड रीजन। क्योंकि क्या होता है कि बैंक में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं और कुछ लोग पैसा निकालने आते हैं और कुछ लोग पैसा जमा करने आते हैं। तो इसलिए आरबीआई कहता है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी अगर तुम्हें मेंटेन करना है तो वो 10% के आसपास ही मेंटेन कर लो, कोई ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेम गोज विद कैश रिजर्व रेशियो, वो भी 10% के आसपास मेंटेन कर लो, ज्यादा मेंटेन मत करो। नाउ यार स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो मेंटेन कर रहे हो वो 10% क्यों? ज्यादा पैसा क्यों जमा नहीं रखते हो? क्योंकि बैंक में इनफ्लो और आउटफ्लो बना रहता है। लोग पैसा जमा करने आ रहे हैं तो पैसा निकालने भी आ रहे हैं, दोनों चलता रहता है। पैसा निकाल के ले गए मैं मानता हूं, लेकिन पैसा जमा करने भी तो लोग आ रहे हैं तो उसमें से निकाल के दे देते हैं। इसलिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम ही मेंटेन किया जाता है। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज kept with the bank which they have to keep with themselves as per the RBI guidelines and norms। उन्हें अपने पास रखना पड़ता है so as to maintain a liquidity। Now finally तुम्हारा रिवीजन खत्म कर रहा हूं। यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मान लो तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है, आलीशान बंगला है एकदम 1 करोड़ रुपए का। अब तुमने सोचा यार इसको गिरवी रख के एक काम करता हूं, बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट चालू करता हूं। तुम 1 करोड़ के बंगले को गिरवी रखने गए,
बैंक ने देखा, पहले तो घर को देखा, फिर तुम्हारी शक्ल को देखा, फिर घर को देखा, फिर तुम्हारी शक्ल को देखा। अब उन्हें किसी एक चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा था और वो तुम भी जानते हो कि इस पे यकीन नहीं हो रहा होगा। तो फिर तुम्हारी शक्ल को देखा और फिर घर को देखा और उन्होंने बोला भैया 1 करोड़ जो है ना, उसके बदले में हम आपको सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपीस का लोन दे पाएंगे। तुम्हारे तोते उड़ गए। तुमने सोचा ऐसा क्यों? तो तुमने पूछा यार भैया ये मार्जिन क्यों रख के चल रहे हो यार तुम? तो बैंक ने बताया कि भैया ये प्रॉपर्टी मार्केट है, कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है और मान लो तुमने पैसा नहीं दिया हमें, अभी तो 1 करोड़ वैल्यू है, अब वहां पे कुछ भी हो सकता है, वैल्यू डाउन भी हो सकती है। तो भैया हमें तो श्योरिटी रखनी है ना कि हमारा पैसा रिकवर हो रहा है। तो अगर गिर के वैल्यू कम भी हुई तो कम से कम 65-70 लाख तो होगी। तो तुम्हारा पैसा जो तुम हमसे लेके जा रहे हो 60 लाख रुपए जो हम तुम्हें लोन देंगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले, कवर अप तो कर पाएंगे, कम से कम निकाल तो पाएंगे अगर हम ये ऑक्शन में निकालते हैं तुम्हारा घर तो, क्योंकि तब तो वैसे भी कोई लेने को तैयार नहीं होता है। तो दीज आर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मतलब यह है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, मॉर्टगेज रखते हो और जो आपको उसके बदले में एक्चुअल लोन मिलता है, उसके बीच का डिफरेंस कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट और जनरली ये अच्छा खासा ही होता है, सो दैट बैंक कभी भी रिस्क में ना जाए। तो भैया ये चैप्टर करते हैं यहीं खत्म। आई होप आपकी पूरी तैयारी हो गई होगी मेरे साथ। बस एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड का भी थोड़ा सा फ्लेवर लगना बाकी है, क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर करवा दिया है तो उसके अंदर ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे। थोड़ा सा वेट कर लो, उसको भी पूरा करते हैं। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।